जरा इमेजिन कीजिए, एक रात आप तरबूज खाते हैं और अगले दिन आपकी आंखें खुलती है हॉस्पिटल में किसी बेड के ऊपर। शुक्र है कि आपकी जान बच चुकी है। बस जरा सोचिए, अगर एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, वो भी पूरे फैमिली के साथ अगर हो जाए, तो उस परिवार के ऊपर किस तरह का कहर टूटा होगा। जी हाँ, आज मैं बात करने जा रहा हूं मुंबई में वाटरमेलन केस के बारे में, जहां एक पूरा का पूरा परिवार खत्म हो चुका है। आखिर क्या हुआ था उस रात में? क्या सच में वो तरबूज सारे लोगों के मौत की वजह बन गई थी, या फिर उस मौत का राज बिरयानी में छुपा था? इस वीडियो में हम इस पूरी घटना की इनसाइड स्टोरी साइंटिफिक एनालिसिस के द्वारा समझेंगे, जो आपको अंदर तक हिला देगी। 25 अप्रैल 2026 मुंबई की एक आम सी रात, एक परिवार ने रिश्तेदारों के साथ मिलकर बिरयानी पार्टी की। कुल 9 लोग, हंसी मजाक खुशियां, सब कुछ बिल्कुल सामान्य जैसा। खाना खत्म हुआ, मेहमान अपने अपने घर चले गए, लेकिन घर के अंदर परिवार के 4 लोग, माता पिता और उनकी 2 बेटियां, रात को डेजर्ट के तौर पर तरबूज काटते हैं और नहीं जानते कि यह उनकी आखिरी बाइट होने वाली है। अगली सुबह अचानक चारों की तबीयत बिगड़ने लगती है। तेज उल्टियां, लगातार दर्द, शरीर कमजोर और हालत मिनटों में गंभीर। सबसे पहले 13 साल की मासूम जैनब, फिर उसकी बड़ी बहन, फिर मां और फिर आखिर में पिता। कुछ ही घंटों के अंदर एक पूरा परिवार खत्म हो जाता है। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्होंने पड़ोसियों के द्वारा तुरंत उन्हें नजदीकी डॉक्टर के पास ले जाया गया। फिर जेजे हॉस्पिटल मुंबई शिफ्ट किया गया, लेकिन वहां भी डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। अब सवाल उठता है, क्या तरबूज में जहर था, या बिरयानी में कुछ ऐसा गड़बड़ था जो उनकी जान ले ली, या फिर दोनों ही कंटामिनेटेड फूड थे? पुलिस ने ऐसे सस्पेक्ट फूड पॉइजनिंग का केस माना है। खाने के सैंपल फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिए गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। केस को एक्सीडेंटल डेथ के रूप में दर्ज किया गया, लेकिन असली वजह अभी भी स्याह बनी हुई है। अब समझते हैं साइंस क्या कहती है। ऐसे मामलों में 3 बड़ी वजह है जो आसानी से आपको भी समझ आ सकती है, जो कॉमन हर पर्सन इसे एनालिसिस कर सकता है। पहला, बैक्टीरियल इंफेक्शन। सैल्मोनेला इक्वाई जैसे बैक्टीरिया जो खासकर कटे हुए फलों में तेजी से फैलते हैं। यदि कटे हुए फलों को देर तक रूम के बाहरी टेम्परेचर पर रखा जाए, तो यह बैक्टीरिया बहुत तेजी से ग्रो करता है और फलों को नुकसान पहुंचाता है। और यदि गलती से इस फल का सेवन अगर आप कर लेते हैं, तो आपकी पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम इसका शिकार हो सकती है। दूसरा होता है पुअर स्टोरेज। अगर खाना लंबे समय तक घर के बाहर या घर के बाहरी टेम्परेचर के ऊपर रखा जाए, तो यहां पर भी वो बैक्टीरिया अपना काम शुरू कर चुके होते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि कोई भी फूड अगर हम बाहर रखते हैं, तो वो ऐसे फूड, पके हुए फूड नहीं होने चाहिए जिसका कि लास्टिंग टाइम बहुत कम होता है। तीसरा कंडीशन होता है केमिकल कंटामिनेशन। फलों में मिलावट या गंदे पानी की वजह से, धोने की वजह से भी ये चीजें आज के डेट में आम होती जाती है। आपने देखा होगा, केला को पीला करने के लिए कुछ कार्बाइड की यूज की जाती है, मैंगो को पकाने के लिए कार्बाइड्स की यूज की जाती है, और ये सारी चीजें हेल्थ के लिए नुकसानदेह है। तो सवाल उठता है, हमारी सिस्टम क्या कर रही है? अब याद रखिए, जबकि बहुत सारे ऐसे रूल्स और लॉ बने हुए हैं जिसके द्वारा हमारे जो फूड या ड्रग इंस्पेक्टर्स होते हैं, वो इन जैसे केसों के ऊपर निगरानी रखते हैं। बट यहाँ याद रखिए, यहाँ किसी प्रकार की निगरानी के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी जवाब अभी सरकार के द्वारा नहीं दिया गया है। क्या हमारी सरकार सिर्फ हमारे लिए मौत की वजह तलाशने का काम करती है, या फिर उन्हें रोकने का भी काम करेगी? क्या सरकार को इन चीजों के ऊपर एक जांच कमेटी गठित करनी चाहिए? एग्जैक्टली इनका प्रोडक्शंस के ऊपर रूट पे जाकर के देखना होगा, क्या किसी भी फ्रूट्स या किसी भी प्रिजर्वेटिव के दौरान, देने के दौरान किस तरीके से उनका यूज किया जा रहा है। एक उस किसान से हम इस बात की उम्मीद करते हैं जो एक अनपढ़ है, जो कि इसके बारे में, केमिकल के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है, कि वो इस हिसाब से उस केमिकल्स का यूज करेंगे या प्रिजर्वेटिव का यूज करेंगे। जरा सोचिएगा, क्या जितना दोषी आज एक किसान को ठहराया जा सकता है, जितना दोषी आज के डेट में एक गरीब इंसान को ठहराया जा सकता है, क्या सरकार बराबर का हिस्सेदार क्यों नहीं है? अगर आपको मेरी बातें सही लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी वीडियो के साथ में हम बहुत जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।